चलो बताओ फर्स्ट, देखो। हाँ, टाइफून क्या है? जल निकायों के ऊपर बनने वाला। कौन सा है? क्लियर हो? क्या होगा भाई साहब? टाइफून होगा। इसका आंसर होगा वाटर स्प्राउट। वाटर स्पाउट। ये देखो, ये होता है वाटर। वाटर स्पाउट आर स्पिनिंग कॉलम ऑफ एयर दैट फ्रॉम ओवर द बॉडीज ऑफ वाटर। क्या है ये? स्पिनिंग कॉलम ऑफ एयर दैट ओवर द बॉडीज ऑफ वाटर। तो क्या होगा? देखो, जब हम पढ़ते हैं साइक्लोन वाला चैप्टर, तो साइक्लोन वाले चैप्टर में हर एरिया स्पेसिफिक, ये मोस्टली वाटर स्पाउट कहाँ पे आता है पता है आपको? जो हमारा 60 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी कि कौन सा? मिड लैटिट्यूड, उस वाले रीजन में ये वाटर स्प्राउट, टाइफून्स और ये विंड, और उसको हेल बोलते हैं, जो मिसिसिपी वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसके उसी एरिया में ये सारा चीज़ें आता है। यानी कि किस लैटिट्यूड में आ रहा है ये? जहाँ पे फ्रंट फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके की गतिविधि तभी होती है जब कब? फ्रंट फॉर्मेशन होता है। फ्रंट फॉर्मेशन में, फ्रंट बताया था मैंने, फ्रंट 3 प्रकार के, कौन कौन से? ऑक्लूडेड, तीनों फ्रंट मैंने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था। और इस फ्रंट फॉर्मेशन का ही रीज़न होता है इस तरीके की चीज़ें। ठीक, जब ये दो एयर मासेज, डिफरेंट एयर मासेज, जैसे एक कोल्ड एयर मास है, एक वार्म एयर मास है, और वो कहाँ पे है? मरीन कोल्ड एयर मास और मरीन वार्म एयर मास, दोनों कहाँ पे बन रही हैं? मरीन एरिया में, यानी कि समुद्र वाले एरिया में। तब जाके ये इस तरीके के वाटर स्पाउट्स बनते हैं। कहाँ पे? समुद्र पे। ठीक, तो याद रखना ये समुद्र पे बनते हैं। ठीक, फोन दे दो भाई जल्दी से। ऑन नहीं किया है क्या इसको? ऑन तो है, चलो। हाँ बताओ कौन सा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? सही सुमेलित है, तो कौन सा है? बॉक्साइट। और लाइमस्टोन के लिए कौन जाना जाता है? राजस्थान मिका के लिए जाना जाता है क्या? किसके लिए? कॉपर के लिए जाना जाता है ना। और ये देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी, तो इसका ऑप्शन होगा बॉक्साइट। यानी कि भारत में खनिज और उसके प्रमुख उत्पादक राज्यों का जो वो है, मैंने यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया है। देखो, तो बॉक्साइट में कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है? आयरन ओर में, मैग्नीज में, क्रोमाइट में, कॉपर में, जिंक में, लेड में, लाइमस्टोन में, मीका झारखंड, और गोल्ड में कर्नाटका। तो ये ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, इसको पढ़ के बताओ। देख लो कौन सा सही है। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी। चलो मैं बताता हूँ। देखो, हो गया, सॉल्व कर लिए? ठीक, देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट। जोजिला पास सर्व्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन कश्मीर वैली एंड द लद्दाख रीजन। जोजिला पास करता है क्या? ऐसा करता है। कटिंग थ्रू द ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालय रेंज मैंने बताया था, ग्रेट हिमालय रेंज को कट करके कौन? जोजिला पास। और ग्रेट हिमालय के बाद क्या पड़ता है उधर? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से यानी कि लद्दाख वाले में रीजन को ऐड जोड़ता है। तो जोजिला पास यानी कि इसको क्या करता है? जोड़ता है। शिवकिला पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड सर्व्स एज अ गेटवे ऑफ द रिवर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंटर इनटू फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया। क्या है क्या ऐसा? शिवकिला पास कहाँ पे है? हिमाचल में है। तो वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये होगा हमारा एक्चुअल आंसर। ठीक, ये मैंने लिस्ट दिया है। जोजिला पास स्टेट कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। कौन किसको? कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में क्या करता है? इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट, सतलज रिवर इंटर्स फ्रॉम यहाँ से। ठीक, इसी के पास से। तो अनाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। और ये जेलेपला, ये भी सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। जो हमारा नाथुला है वो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। ठीक, और जो हमारा जेलेपला है वो किसको? सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और बोमडिला कनेक्ट आसाम विद तवांग। ठीक, तवांग एरिया, आसाम को तवांग एरिया से कनेक्ट करता है। चलो आगे।
ये देखो इंपॉर्टेंट वो दिए हैं मैंने पासेस, इनको एक बार देख लेना ठीक। ये हमारा कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू वाला रीजन, और ये कौन सा लद्दाख वाला रीजन, और ये हिमाचल वाला रीजन। तो तीनों के वो दिए हैं पासेस, देख लेना एक बार। देखो इसको बताओ, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, हालांकि आगे के कौन कौन बताओ। हाँ मुंबई रीजन क्या है, हाँ बस पढ़ाया था मैंने क्लास में पढ़ाया था ना। तो ये इसका क्या होगा, किसी भी भारतीय शहर उसके सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के बीच का औसत तापमान, सबसे कम अंतर कहाँ पे होगा। देखो एक तो होता है डायurnal टेम्परेचर डिफरेंस, और एक क्या होता है एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस। तो डायurnal भी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, केवल एवरेज नहीं, जो कोस्टल एरिया होंगे। और कारण क्या होता है, रीज़न तो बताओ, रीज़न किस वजह से ये कम होता है उनका जो टेम्परेचर वो डिफरेंस है, बताइए आप। हाँ एक मिनट, क्या बता रहे हैं, ओशन के कारण। तो उसको बोलते क्या हैं, कॉन्टिनेंटलिटी उसे बोलते हैं, हाँ वो भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक वो भी है, बोलते हैं इसको क्या नाम है, मॉडरेशन ऑफ सी इफेक्ट, मॉडरेशन ऑफ सी इफेक्ट ठीक। तो जो लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलती है ना, वही इसको मॉडरेट करती है उस एरिया के टेम्परेचर को ठीक। तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, दोनों बताया था मैंने, बताया था। लैंड ब्रिज जब ये शाम को क्या होता है, कूल होगा, तो जैसे ही कूल होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर, सुबह होगी तो ये जमीन जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पानी में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो समुद्र से जमीन की ओर सुबह, और शाम को जमीन यानी लैंड से किधर, समुद्र की ओर हवा चलेगी। इसे ही मॉडरेशन ऑफ इफेक्ट, सी इफेक्ट कहते हैं, सी का मॉडरेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है सुबह और शाम में, वो बहुत कम होता है ठीक। अब ये कोपेंस देखो, मैंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, और मैंने नाम भी लिया था कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का ना, हाँ लेकिन मैंने इसे पढ़ाया नहीं था। हाँ BWK बताओ भैया, पढ़ा है ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, पढ़ा है आपने ये कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, याद नहीं है, आपने पढ़ा है। तो BWK सही है इसका, BWK क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा आप लोगों ने। देखो मैंने जब क्लाइमेटिक रीजन वाला एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में मैंने क्लाइमेटिक रीजन चैप्टर बता रहा था ना, तो 11 क्लाइमेटिक रीजन बताए थे ना। तो वो 11 क्लाइमेटिक रीजन किसी और ने, उसका मतलब ऐसा डिवीजन था कि इंडिया को ओवरऑल, इंडिया कह रहा हूँ, ऑल ओवर अर्थ को 11 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया था। कोपेन आए, कोपेन मैंने बोला भी था कि आप कोपेन क्लासिफिकेशन जानते हो, क्लासरूम में बोला था, मैंने इसे पढ़ाया नहीं था ठीक, केवल मैंने उसे ही बताया था। तो एक कोपेन्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आप सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा। कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने लेटर्स डिसाइड किए कि किस पर्टिकुलर क्लाइमेट रीजन के लिए कौन सा लेटर होगा। तो उन्होंने जो ABCDE मेन क्लासिफिकेशन किया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने अगर A होगा तो उसको कौन सा एरिया बोल रहे थे, उसको ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि अगर A लिखा है तो वो जो क्लाइमेट होगा किस एरिया का होगा, ट्रॉपिकल एरिया का होगा। B होगा तो किस एरिया का होगा, ड्राई लैंड एरिया होगा, यानी कि ड्राई रीजन होगा। और C होगा तो टेम्परेट रीजन, और D होगा तो कॉन्टिनेंटल होगा, और E होगा तो पोलर। तो हमारे में शुरू में उसमें क्या क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच लेटर इंडिकेट्स द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड कौन से होते हैं, मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड्स ना, वो नहीं यार, मिड लैटिट्यूड वो तो सब ट्रॉपिकल को ही मिड लैटिट्यूड बोलते हैं ठीक, पता है कि नहीं, 66.5 डिग्री। तो वो पूछ रहा है मिड लैटिक, जो कोपेन मिड लैटिक डिजर्ट क्लाइमेट है उसको किस टाइप डिजर्ट बोल रहे हैं। तो डिजर्ट बोल रहे हैं, तो डिजर्ट के लिए इसमें कौन सा वर्ड है बताओ, डिजर्ट के लिए कौन सा है इसमें, डिजर्ट होगा तो ड्राई होगा क्या, तो ड्राई वाला में बी लगा था क्या, उसमें BWK बताया ना, तो ड्राई में B, यानी कि डेजर्ट होगा तो वहाँ की सिचुएशन क्या होगी, ड्राई होंगी। और क्या कह रहा था उसमें देखो क्वेश्चन और क्या कह रहा है, मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड एरिया है, मिड लैटिट्यूड एरिया है, तो मिड लैटिट्यूड के लिए देखो जो हमारा वो रीजन होगा ड्राई, एक मिनट, ड्राई भी हो रहा होगा लैटिट्यूड्स पर,
66.5 डिग्री पर क्या हो रहा होगा, ड्राई और विंटर सीजन्स होंगे। और ये देखो, और क्या है कि ना कोल्ड ड्राई होगा, यानी कि मिड लैटिट्यूड जो होते हैं हमारे 66.5 डिग्री के उधर साइड में क्या होता है, कोल्ड सिचुएशन होती है मोस्टली। भाई अभी कश्मीर से ही कोल्ड ठंड पड़ना चालू हो जाती है, तो जब कश्मीर से आगे बढ़ोगे तो क्या ठंड नहीं पड़ना चालू होगी, तो वही बता रहा है। तो BWK ही उसका एग्जैक्ट आंसर है। और ये कैसे डिसाइड करोगे, ये कोपेंस का ये पहले पता होना चाहिए। अगर ड्राई रीजन बोल रहा है, जैसे ड्राई रीजन होगा, मरुस्थल रिजल्ट बोल रहा है, तो ड्राई रीजन इसमें से चुन लो कि ड्राई रीजन है, ठीक, यानी कि बी लगा होना चाहिए। यस लगा होगा तो वो कौन सा होगा, ड्राई समर रीजन। यहाँ पर मैंने और एक्सप्लेन करके बताया। देखो ए, जैसे ये क्लाइमेट ग्रुप ABCD और E, इतने क्लाइमेट ग्रुप में बांटा उसने, तो BWK कहाँ पे आ रहा है, कोल्ड डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में आ रहा है, वही वो पूछ रहा है। और यहाँ पर रेनफॉल क्या होगा, वेरी लो होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, यहाँ पे सर्ब्स होते हैं, झाड़ियाँ टाइप की, क्योंकि ये ड्राई रीजन होगा तो यहाँ पे सर्ब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ठीक, कांटेदार, जैसे गोबी और लद्दाख रीजन, ठीक। और ये उस जो हमने वो वाला क्लासिफिकेशन बताया था 11 क्लाइमेटिक, तो उसमें कौन से में आएगा ये, हाँ बताओ, जो मैंने 11 क्लासिफिकेशन दिखाया था कल PPT में ना, दिया नहीं था ना PPT, तो वो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा, ठीक, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक। तो ये मैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये रट लेना जैसे मैंने समझाया है। अगर समझ में आया है तो याद रखना, ये लेटर के मतलब याद रखना। अगर C लगा है तो कोल्ड समर, और अगर D लगा है तो वेरी सीवियर विंटर, H लगा है तो हॉट ड्राई क्लाइमेट, K लगा है तो कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। तो क्वेश्चन जो बोले उसी के हिसाब से रख लेना है। जैसे मिड लैटिट्यूड की बात कर रहा है, डेजर्ट की बात कर रहा है, तो B आ जाएगा, क्लाइमेट बाई कोपेन। तो जो मिड लैटिट्यूड में, अब ऑप्शन भी देखना है कि इसके आसपास हैं क्या, इसमें B किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो वैसे भी तुम काट दोगे कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। डेजर्ट वाले B में केवल एक ही में है, 3 में तो ऑप्शन क्लियर। तो ये याद रखना कोपेंस का क्लासिफिकेशन, ठीक। उन्होंने जो 5 ग्रुप बांटे हैं, 5 ग्रुप के साथ सब ग्रुप्स में जो डिवाइड किया है उसको ध्यान रखना, ठीक। और W और S लगा रहे तो समझ लेना क्या है, समर, और W लगा रहे तो विंटर। Which one of the following is not an antecedent? रिवर नहीं है। एंटीसीडेंट रिवर पढ़े हो, एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं, नहीं है, हाँ, कोसी कहाँ पाई जाती है, हाँ, बिहार में पाई जाती है। इसमें कौन सा होगा, एंटीसीडेंट रिवर मतलब जानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं जानते हो तो नहीं कर पाओगे। पहले ये देखो, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर। एन एंटीसीडेंट रिवर इज एन रिवर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन्स एंड इंडस होगा, एंड कंटिन्यू टू फ्लो बाय कटिंग थ्रू द राइजिंग माउंटेन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट्स कोर्स, विदाउट कोर्स चेंज में। तो इसमें कौन सा होगा, माउंटेन फॉर्मेशन से पहले कौन रिवर, हाँ वो थी, चाइना से निकलती, वो पहले से थी। एंटीसीडेंट नहीं है पूछ रहा है ना, हाँ यमुना रिवर है, यमुना रिवर है, यमुना रिवर। देखो पहले एंटीसीडेंट का मतलब समझो, क्या बोल रहा है, एन एंटीसीडेंट रिवर इज ए रिवर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन, यानी कि हिमालय से पहले वो एग्जिस्ट कर रही हो, एंड कंटिन्यू टू फ्लो कटिंग थ्रू द राइजिंग माउंटेन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट्स कोर्स, ठीक। देखो ये आंसर की के अकॉर्डिंग है, जो आंसर की दिया है सीजीएल की, ठीक। एक्चुअल में तो ये भी एंटीसीडेंट नहीं है, यमुना भी, समझ रहे हो, लेकिन एसएससी ने इसको आंसर की में क्या दिया है, यमुना दिया है, ठीक। हाँ क्या बात कर रही हूँ, एसएससी ने इसको यमुना दिया है, ठीक। इसमें कोई एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट नहीं है पूछा है ना, यानी कि क्या, देखो एंटीसीडेंट यानी कि कोसी बिहार में पड़ रही है, तो जब ये हमारा नॉर्थ वाला ये क्या इंडियन प्लेट है जब आ रही होगी, तो इंडियन प्लेट में जितने भी रिवर रही होंगी, कौन सी रिवर, कौन सी रिवर, हाँ
जितनी भी प्लेट्यू पर रिवर रही होंगी, अलकनंदा और जो हमारी मतलब पूरे नॉर्थ वाले प्लेट्यू पर रही होंगी, देखो ये यूरेशियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट थी, तो इस प्लेट पर जो रिवर रही होंगी वो तो पहले ही रही होंगी। हिमालय फॉर्म होने के बाद कुछ रिवर हिमालय से निकली होंगी, ठीक, तो वो रिवर को हम कहते हैं क्या, जो हमारी इसके पहले से हो। यमुना भी तो हिमालय के एरिया से निकल रही है ना, तो इसलिए उसको एंटीसीडेंट कैसे मान सकते हैं, ठीक। और क्या उसने अपना पाथ नहीं चेंज किया होगा, लेकिन एसएससी ने इसको अपना आंसर यही माना है भैया, इसीलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक। लेकिन रीज़न भी बता दिया कि जो हमारा ये वाला प्लेट्यू है इसमें ऑलरेडी जो रिवर रही होंगी वो हमारी कौन सी हैं, एंटीसीडेंट रिवर हैं, जो इस वाले प्लेट्यू। लेकिन जब हमारा यूरेशियन प्लेट से टकराया ये हमारा इंडियन प्लेट, तो क्या हुआ, हिमालय फॉर्मेशन हुआ। हिमालय फॉर्मेशन के बाद जो रिवर हुई वो फॉर्म हुई, उनको क्या बोलेंगे, वो एंटीसीडेंट नहीं होंगी, ठीक। यानी कि माउंटेन के अपलिफ्टमेंट के बाद जो रिवर बहना चालू हुई वो नहीं होंगी। तो माउंटेन के रिवर के बाद कौन सी इसमें बहना चालू हुई, यमुना बोलते हैं, यमुना बता रहा है एसएससी का आंसर भी, देखो ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, पूछा है, अब आंसर की भी यही दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। पढ़ाया था लैंडफॉर्म में, ग्लेशियल लैंडफॉर्म पढ़ाया था कि नहीं, यस या नो बोलो। हाँ। कौन सा होगा ऑप्शन, हाँ ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, जब पहला लेक्चर लिया था एनसीआर, सबसे पहला सेशन, और मैंने बताया था ये उसका रिसोर्स भी दिखाया था कि इसका रिसोर्स क्या है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों सही है ना। देखो क्या पहले पढ़ा था, अगर पहले पढ़ के गए हो और पहली बार आया हो, कर लियो तब तो अच्छी बात है। अगर पहले सॉल्व की हो तब कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर पहले पढ़े हो और तब कर पा रहे हो तो मतलब है ये नहीं कि आप एक बार सॉल्व कर लियो, सोल्यूशन देख लियो तब बता रहे हो। अगर आप बिना पढ़े इसको की मतलब पढ़ के कर रहे हो, कि पढ़े हो और जिस रिसोर्स से पढ़े हो उस रिसोर्स से ये आ भी रहा है, तब तो मतलब है, नहीं तो ऐसे का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो मैंने ये पढ़ाया भी था आप लोगों को, ठीक। तो ये देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। हैंगिंग वैलीज, हैंगिंग वैली मैंने बताया था ग्लेशियल लैंडफॉर्म होते हैं, आर ऑफन फाउंड इन ओपनिंग इनटू द मेन ग्लेशियल वैली एट अ हायर एलिवेशन एंड सर्फ्स क्या होते हैं, सर्फ्स ऑफ सच हैंगिंग वैली आर फ्रीक्वेंटली ट्रंकेटेड इनटू द ट्रायंगुलर फैक्ट्स। तो ये सेम चीज यही है, देखो ये देखो, ये हमारा ट्रंकेटेड सर्फ ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये जो हमारा सर्फ्स है, ये सर्फ, ये सर्फ्स है, ये हमारा क्या है, ट्रंकेटेड सर्फ्स है, और ये क्या है, हमारा सर्क है। तो दोनों ग्लेशियल लैंडफॉर्म है कि नहीं, तो दोनों ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। हैंगिंग वैली दिख रही है ना, ये होती है हैंगिंग वैलीज ऐसे, ठीक। तो ये हमारी क्या है, हैंगिंग वैलीज, और टर्म क्या होती है, ग्लेशियल लेक, ठीक। ग्लेशियल लेक को क्या बोलते हैं, टर्म, याद रखना। तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे हमारे, करेक्ट होंगे। और ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, मैंने दिखाया था पहले ही दिन वाले सेशन में, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ बी क्या होगा भैया, कौन सी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ह्यूमन ज्योग्राफी बताया था ना। और ये किसका है, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन सा, लैंड फॉर्म्स में कौन सा, जो किसके अंदर आता है, जियोमॉर्फोलॉजी, एग्जैक्टली। क्लियर है ना, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए थी कि आप लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है डेवलप। ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी पता, ये लिख दिया हूँ, टर्म्स लिखे हैं, मीनिंग लिख दी है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी, मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत चीज़ें कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं था, तो इसलिए मैंने इस वाले में 3 स्लाइड में कवर करने का, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या वितरण, स्पार्शियल स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन को हम जनसंख्या वितरण, सेंसस क्या होता है, ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंट इंडिया में एवरी 10 ईयर पे, माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक। और इमिग्रेशन क्या होता है, इंटरिंग अ कंट्री विद अ लीगल डॉक्यूमेंट। माइग्रेशन क्या हो सकता है, लीगली भी, इनलीगली। तो ये बता दिया, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, और कौन सा हमारा, क्वीनरी एक्टिविटी। तो उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पांचवी। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग क्या होती है हमारी, प्राइमरी। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज वाला सेकेंडरी। सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म किस में आएगा,
ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, ये माइनिंग वाइनिंग में कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं माइनिंग सेकेंडरी सेक्टर लगा के चले आए। तो ठीक, तो ध्यान रखना माइनिंग और फिशिंग किस में है, जूट कुक्कुट पालन ये सब इसी में आएगा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक, सर्विस में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, नॉलेज बेस्ड सर्विस, IT एंड रिसर्च सर्विस, जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक, तो वो आता मोस्टली तो टर्शियरी में है एजुकेशन, और ये कॉर्नरी में कौन सा आता है, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट एंड COs। ठीक, ये डिसीजन मेकिंग क्वेनरी। तो ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड छोटे छोटे चीज़ दे दिया था। पढ़ाने को तो 2 दिन अलग से पढ़ाया जा सकता है। चलो बताओ इसका। किसका क्वेश्चन किसका है, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखते चलना क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। पढ़ लिए? हाँ बताइए। ऑप्शन 3 ये, और बताओ। हो गया, मैं एक्सप्लेन करूं। जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है। क्या होगा ये, गलत है ये? हाँ सही है ना भाई। जब मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर मतलब डेथ रेशियो जब कम होगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी ना भाई। जब डेथ रेशियो कम होगा और तुम्हारा क्या जन्म दर क्या बनी रहेगी, बर्थ रेट हाई रहेगा, और मर भी नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा पैदा भी होते जा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। तो वही कह रहा है कि भैया मर नहीं रहे हैं और पैदा एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो जनसंख्या दर क्या है, इंक्रीज होगी। कारण क्या है, अब कारण क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है। सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। बताओ। हाँ गलत है, हाँ सही है, गलत है। हाँ तो ये गलत है, कभी भी इंस्टेंटली ये बिहेवियर चेंज ही नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में चेंज होता है सर। पॉपुलेशन कोई एक दिन का गेम नहीं है कि आज विस्फोट हो गया तो कल डेथ रेशियो से पूरा खत्म हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर होता है। ठीक, इसीलिए 10 साल में जनसंख्या गणना होती है, नहीं तो हर साल जनसंख्या गणना ना हो। क्यों 10 साल में होती है, क्योंकि ये इंस्टेंटली चेंज होने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो ये कह रहा है सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर चलो इंस्टेंटली चेंज हो रहा है ना, तो हम आज यहाँ पर 100 बेड की अस्पताल बनवा दिए तो कल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही हो जाएगा क्या, या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में कोई परिवर्तन आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ 50,000 सीट की बनवा दो तब भी नहीं चेंज आएगा, अगले 5, 6, 10 साल में कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो ध्यान रखना, जहाँ भी ऐसे एक्सट्रीम कीवर्ड्स दिखे क्वेश्चन में तो समझ लेना वो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो द स्टेटमेंट रीजन इज रॉन्ग, यानी कि ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन। चलो ये बताओ, स्लम्प ना, स्लम्प ही होगा, क्लियर है ना। हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री पीछे की ओर घूर्णन करती है, कौन सा, स्लम्प। ये इस तरह मैंने सारे वो बता दिए हैं। देखो वर्टिकल फॉल ऑफ रॉक, रॉक फॉल। अगर वर्टिकल फॉल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रॉक फॉल। वर्टिकल फॉल ऑफ लूज डेब्रीज तो उसको क्या बोलेंगे, डेब्री फॉल। और स्लाइडिंग ऑन द स्ट्रेट ये प्लेन पर, प्लेनर पर सरफेस तो क्या उसे रॉक स्लाइड या डेब्री स्लाइड। ठीक, बैकवर्ड रोटेशन वही दिया ना, बैकवर्ड रोटेशन उसमें, तो उसके कौन है, स्लम्प। फ्लो लाइक वेट कंक्रीट, जब कंक्रीट वो करता है उसको क्या बोलते हैं, डेब्री फ्लो। जब उसमें डेब्री होंगे, छोटे छोटे कंक्रीट होंगे तो उसको क्या करें, बोलेंगे डेब्री फ्लो। फ्लो लाइक वेट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मड वाटर, मड प्लस वाटर हो तो उसको क्या बोलेंगे, मड फ्लो। वेरी स्लो मूवमेंट, क्रीप, यानी कि क्रीप करता है, ऐसे रेंगते हुए चलता है। ठीक, और फ्रोजन ग्राउंड्स, सॉली फ्लक्शन। और ये स्नो मूवमेंट क्या होता है, एवलांच। जो स्नो की बड़ी बड़ी वो गिरते हैं ग्लेशियर्स, उसको क्या बोलते हैं, एवलांचेस। ये मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान रखना इनको।
चलो बताओ। ये सब तो वैसे भी देख के भी बता दोगे ना अपने अंडरस्टैंडिंग से। किसी को कुछ समस्या है इस क्वेश्चन में? हाँ, समझ में आ रहा है ये? देखो, दो तरीके की इंडस्ट्री, जब इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का भी पार्ट होता है, ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है, ठीक। तो दो टाइप की, एक तो हमारी जो बल्कि या हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो एक छोटी इंडस्ट्रीज होती है उन्हें लाइट इंडस्ट्रीज बोलते हैं, लाइट वेट इंडस्ट्रीज, ठीक। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। तो लाइट इंडस्ट्री हमारा कीवर्ड है। द प्रोसेस हैवी ओर्स एंड माइंस, लाइट बोल रहा है और हैवी यूज कर रहा है, क्या सही होगा? क्या गलत हो गया? और क्या कह रहा है? दे प्रोड्यूसेस लार्ज, बोल रहा है लाइट और कर क्या रहा है? लार्ज स्केल। तो क्या लाइट इंडस्ट्री में लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होगा? क्या नहीं। और क्या होगा? दे रिक्वायर्स बल्कि रॉ मटेरियल, लाइट इंडस्ट्री है और रॉ चाहिए इनको, बल्कि रॉ मटेरियल। तो ये भी गलत हो गया। तीनों लाइट, ऐसे ना कीवर्ड को मार्क कर लिया करो हर क्वेश्चन का, और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या किया करो? एलिमिनेट करके सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक। डी, यूजेस लाइट मटेरियल टू मेक द कंज्यूमर गुड्स, ठीक। तो ये हमारा कौन सा? लाइट इंडस्ट्रीज। अपने आप इसमें ही क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट, दे दिया इसका आंसर। देख लो और कौन कौन से, मैंने एक लिस्ट भी दी होगी। यूज ऑफ लाइट टू मेक कंज्यूमर गुड, लाइट इंडस्ट्रीज यूटिलाइजेस रॉ मटेरियल ऑफ लोअर वेट बल्क टू यील्ड लाइट वेट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्सटाइल्स। ये बताओ। ये तो कितना गंदा सवाल दिया है। ये तो मजाक कर लिया आप लोगों के साथ। लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कि ये ए और आर क्या कर रहा है, ये उसको यही नहीं समझ में आएगा कि ये लोहे का क्या संबंध है। वो सोचेगा इसका रीज़न इससे है, नहीं, ये अलग है, इससे अलग है। तो ध्यान रखना कि ये क्या कोई सही बात है क्या? इसमें क्या है? लोहे इस्पात और भारी उद्योग, यानी कि कौन सा सही है? सी। चलो, ये इसका वो दे दिया है, ठीक, एक्सप्लेनेशन है, ठीक। टेक्सटाइल एंड द टायर मैन्युफैक्चरिंग क्या है हमारी? किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉटन और रबर के। कॉटन और रबर कहाँ यूज होगा? टेक्सटाइल और टायर इंडस्ट्री में। हम तो डर जाते हैं, हमें लगता है इतना तेज से बताते हो तुम लोग, कुछ बात हो गई क्या? बताओ। हाँ हाँ जी सर। विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली कंसिडर्ड वेदर एलिमेंट? कौन सा है इसमें? बताया था, ये क्वेश्चन पढ़ाया था ना, मतलब बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं, ठीक। बताओ। ऑप्शन बी सर। हाँ, ऑप्शन बी, कठोर चट्टाने। ये भी बताया था, गॉर्ज पढ़ाया था मैंने, गॉर्ज पढ़ाया था। और ये सॉफ्ट सेडिमेंट कहाँ पे होगा? सॉफ्ट सेडिमेंट पे होगा क्या? ये सॉफ्ट सेडिमेंट पे कभी, सॉफ्ट सेडिमेंट पर क्या बनता है? डेल्टा बनता है। सॉफ्ट सेडिमेंट कहाँ बनता है? सॉफ्ट सेडिमेंट पर डेल्टा बनता है। और ये कौन बनता है? मियांडर बनता है। ये सब सॉफ्ट सेडिमेंट पर बोलते हैं। और ग्लेशियल टिल क्या रिलेटेड है? क्या इससे? गॉर्ज से। वो ग्लेशियर से रिलेटेड है। और हमारा ये वोल्केनिक एश किससे रिलेटेड है? वोल्केनो से रिलेटेड। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या मियांडर बनता है और क्या डेल्टा फॉर्मेशन, ऑक्सबोलिक। तो वहाँ पर हार्ड रॉक के लिए वो गॉर्ज फॉर्मेशन होता है। और एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है ये कि हार्ड रॉक्स को कट करके जब रिवर कहाँ पे होते हैं? अपने यूथ स्टेज पे। तो हार्ड रॉक को क्या करती हैं? कट करती हैं। और कैसे? वी शेप में ऐसे कट करके क्या बना देते हैं? गॉर्ज। और ज़्यादा जब डीप होता है तो कैनियन, और साथ में उनका वो स्टीप होता है, प्लस ये जो डिस्टेंस होता है ना वो ओवरऑल नीचे तक मेंटेन रहता है। हाँ, वो और गॉर्ज में ऐसे वी शेप हो जाता है। कैनियन में ये डिस्टेंस नीचे तक, जहां तक पानी गिरता है ना, ऐसे तक होता है। क्लियर? देखो ये दिया है हार्ड रॉक्स, और ये दे दिया है सॉफ्ट सेडिमेंट। इनकरेक्ट। सॉफ्ट सेडिमेंट से इरोड से इजिली फॉर्मिंग द वी शेप वैली ऑफ शैलो चैनल्स रादर देन स्टीप वॉल। यहाँ पे मैंने इमेज दिया होगा सर, इमेज नहीं दिया। वोल्केनिक एश किससे रिलेटेड है? वोल्केनो से और क्या क्या निकलता है बताओ? हाँ, डेब्रीज, वोल्केनिक बॉम्ब, पायरोक्लास्टिक
मटेरियल या डिब्रीज, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी ना, VOx, SOx, ये सारे क्या हैं? VOx क्या है? वाटर वेपर, ठीक। तो और कौन सी गैसेस निकलती हैं उसमें से? सल्फर डाइऑक्साइड और हाँ ये सारी। और ये किसके लिए भी, सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो भी वोल्केनिक एस। कहाँ यूज होता है वोल्केनिक एस? सीमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ यूज होगा ये वोल्केनिक एस? सीमेंट इंडस्ट्री में। याद रखना, क्वेश्चन है ये। बताओ, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, इतना जल्दी उत्तर आ जाता है। हाँ अच्छा बताओ। नहीं हम कहीं इतना, हमें तो स्लाइड चेंज करते टाइम नहीं लगा, आंसर बता रहे हैं आप लोग। पहले से सॉल्व करके बैठे हैं क्या? चलो सॉल्व किए हैं तो अच्छी बात है। चलो क्या ऑप्शन होगा इसका? हाँ सी, नागालैंड। देखो नागालैंड करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, नागालैंड वाज द ओनली वन स्टेट रिकॉर्डेड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -0.58%। याद रखना, बिटवीन 2001 टू 2011, primarily due to the correction of the previous over reporting in 2001 डाटा। केरला पॉजिटिव था, गोवा भी पॉजिटिव था, मणिपुर भी पॉजिटिव था। इसका 4.9%, 8.2 और मणिपुर का 24.5%। देखो इसको दो, ये किसका था? किस चैप्टर से आया है? कौन सी ज्योग्राफी का पार्ट है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वाला किसका पार्ट था? ह्यूमन ज्योग्राफी। देख लो ह्यूमन ज्योग्राफी का लेवल, ह्यूमन ज्योग्राफी कितना इंट्रोड्यूस हुआ है। कभी ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोग कभी नहीं उठाए होंगे। पढ़े हो ह्यूमन ज्योग्राफी उठा के? कभी नहीं पढ़े हो। वही नदी नाला दर्रा उसी में लिपटे हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वहां से। एक तो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन दिखा होगा ज़्यादा, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो बताओ भैया। हाँ जनगणना किस में आती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में आती है, मानव भूगोल में। मानव भूगोल का मतलब ये होता है कि जब हम मानव से रिलेटेड रिलेशन देखते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। बताओ क्या होगा भाई? हाँ सी। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना, नेचुरल इंक्रीज बोल रहा है, आप सी बोल रहे हैं ना। जन्म और मृत्यु दर का अंतर और कार्यशील जनसंख्या कुशल जनसंख्या का अनुपात, जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवासन के कारण औसत वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा इसका ऑप्शन। देखो क्यों, पहले इसको समझो। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक प्रवास में प्रवास क्या प्राकृतिक हो सकता है क्या? हाँ अननेचुरल काजेज से होता है भाई। वॉर हो गया और क्या हो गया, वहाँ पे पॉवर्टी हो गई या महामारी आ गई, तो वो तो अननेचुरल कॉजेस के भी थ्रू हो सकता है, लैंडस्लाइड या कुछ भी हो गया, वॉर। तो प्रवासन क्या नेचुरल कॉज होगा क्या? नहीं होगा। और इसमें देखो जन्म दर एवं मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर से क्या मिलेगा? कुछ समझ, कोई लॉजिकल डाटा ही नहीं मिलेगा। जन्म दर और मृत्यु दर का गुणा करके कुछ मिलेगा क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड नहीं। कार्यशील जनसंख्या का यहाँ क्या मतलब है? कार्यशील जनसंख्या का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक ये है ना, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन समझते हो आप लोग? वर्किंग पॉपुलेशन, हाँ जो वर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। आप लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हो? नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग वर्क में नहीं इन्वॉल्व हैं। है आपकी एज है आपकी, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते हैं उसे। अभी आप जो कर रहे हैं वो दूसरा चीज़ है, ठीक। तो कार्यशील जनसंख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात, तो इससे कोई हमारा ये जनसंख्या वृद्धि का कुछ इससे मतलब निकल रहा है क्या? जनसंख्या वृद्धि हो रही है क्या इसमें कहीं? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही तो बताएगा कि एक स्थान में कितनी जनसंख्या इंक्रीज हुई। तो जन्म और मृत्यु दर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दिया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। नेचुरल इंक्रीज रेट इज इक्वल टू क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ये दिया है। नेट होता है, नेट। बताओ। दोनों गलत। ऑप्शन डी। वायुमंडलीय परतों के संबंध का मूल्यांकन कीजिए। अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं समताप मंडल में घटित होती हैं और ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है। बताओ। ऑप्शन डी। उल्टा कर दिया है,
मैं क्वेश्चन बोलता रहता था कि ऐसे उल्टा कर देगा और इसको उल्टा कर देगा, ऐसे बोलता था ना, और यस नो करके आपसे पूछता भी था क्लासरूम में। तो ये पढ़ाया भी है, ये पढ़ाया ना मैंने क्लासरूम में, यस या नो बोलो भैया। नो सर भी नहीं पढ़ाया, मैं खुद ही बोलता हूँ कि चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा, जो पढ़ाया मैं पूछ लेता हूँ अपने आप। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये पता ही है ना कहाँ पे कहाँ पे ये जाता है, देखो एक बार, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर, और जो डेब्री जलते हैं वो किस में, मीजोस्फीयर में। जो हमारे डेब्रीज जलते हैं वो किस में, मीजोस्फीयर में जलते हैं। आयनोस्फीयर किसके लिए फेमस है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक। और वहीं और किसके लिए, अरोरा के लिए, अरोरा फॉर्मेशन के लिए कौन है, आयनोस्फीयर, ठीक। ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो, चूज द करेक्टली मैच द केव फीचर्स, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है ना, ऑप्शन बी पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, पढ़ाया था कि नहीं, ये डायग्राम भी दिया था। हाँ, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। अगर देखो क्या होता है, ये किससे, ये कार्स्ट टोपोग्राफी से बनता है। जो अंडरग्राउंड वाटर जाता है उसकी वजह से लाइम स्टोन वाले एरिया में, जो जहाँ की मिट्टी किससे बनी हो, लाइम स्टोन वाले ए से, तो इसी से कार्स्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है। मैंने ये देखो पहले वहाँ भी पढ़ाया था और इमेज भी लगा के दिखाया था। देखो क्या बोल रहा है, क्या होगा ऑप्शन बी, आप बताइए, बी, डी। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। स्टेलेक्टाइट यानी कि ऊपर से लटक रहा है, तो सी होगा। हाँ समझ गया। स्टेलेक्टाइट यानी कि सीलिंग से वो लगा है, तो ये क्या रहा है, ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम फ्लोर, तो फ्लोर से वो करेगा क्या, ग्रो। स्टेलेक्टाइट यानी कि टाइट खड़ा हुआ है, यानी कि कहाँ से, फ्लोर से लगा हुआ है, फ्लोर से, तो लेकिन ऊपर वाले सीलिंग से, तो ये क्या हो गया, फ्लोर बोल रहा है, तो गलत हो गया। और स्टेलेग्माइट क्या था, जो फ्लोर से, ये कह रहा है फॉर्म्ड बाय द ड्रिपिंग ऑफ वाटर, ड्रिपिंग ऑफ वाटर से फॉर्म हुआ है। देखो अब अगला देखते हैं, पिलर क्या होता है, हैंग्स फ्रॉम द केव रूफ, हैंग करता है क्या, ये रूफ हैंग करता है क्या, ये दोनों क्या करता है, पिलर जुड़ जाते हैं, तो ये नहीं होगा। और ये क्या है, स्टेलेक्टाइट है ये भी, ये क्या है, फॉर्म्ड बाय द अपवर्ड मिनरल फ्लो, मिनरल अपवर्ड फ्लो होता है क्या, मिनरल इसमें अपवर्ड फ्लो हो पाएगा क्या, वो तो कार्स्ट टोपोग्राफी में खुद ही जल ऊपर से नीचे आता है, तो मिनरल ऊपर फ्लो ही कैसे हो पाएगा। ये देखो अब ये कार्स्ट टोपोग्राफी, ये हमारा जमीन है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, जब अंदर पानी गया तो ये देखो पानी यहाँ पे गिर रहा है ना, तो तुम खुद बताओ कि जब पानी यहाँ गिर रहा है तो क्या मिनरल ऊपर चढ़ पाएगा क्या, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा पाएगा क्या, कैसे जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी, स्टेलेग्माइट फॉर्म्ड बाय द ड्रिपिंग ऑफ वाटर। तो ये जो हमारा स्टेलेग्माइट होता है, ये नीचे वाला, ये पानी देख रहे हो ड्रिप हो रहा है, यही ड्रिप कर करके इसका फॉर्मेशन होता है। और ये हमारा क्या है, पिलर है, और ये हमारा क्या है, स्टेलेक्टाइट, और ये हमारी केव है। चलो बताओ, जिसको लगता है ना कि उन्होंने खूब पढ़ा है ना, उनको रियलिटी चेक के लिए इस क्लास में बैठना चाहिए। हाँ बताओ, बताइए। ऑप्शन सी दोनों सही हैं। जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष जनसंख्या और प्रति वर्ष परिवर्तन में मापा जा सकता है। क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर एंड चेंज इन द परसेंट पर ईयर। तो क्या किया जा सकता, भाई किया जा सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो याद रखना जब संभावना व्यक्त करने लगे स्टेटमेंट ना, तो संभावना लगभग सही हो जाती है लगभग केस में, ठीक। तो याद रखना इस तरीके का डेवलपमेंट भी करना, इंट्यूशनल डेवलपमेंट की क्वेश्चन को ना आते रहें तब भी करके आओ, ठीक। तो क्या हुआ, कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एब्सोल्यूट नंबर। भैया एब्सोल्यूट नंबर में ही मेजर करते हो कि इतनी जनसंख्या है भारत की, इतने लाख, इतने करोड़, इतने बिलियन पॉपुलेशन है, तो किया जा सकता है। और परसेंटेज के वाइज में भी किया जा। दूसरा रीज़न क्या बोल रहा है, क्या इसका रीज़न है मेजरिंग
ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर, प्रोवाइड, देखो एक्सट्रीम कीवर्ड्स देखता ही रहा करो, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली, नेवर, या क्या कहते हैं फ्रिक्वेंटली या सडनली, ये सारे क्या हैं, एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, इन पर ध्यान दिया करो। मेजरिंग ग्रोथ ओनली एब्सोल्यूट नंबर, प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इंसाइट इनटू द पॉपुलेशन ट्रेंड ओवर अ टाइम। बताओ इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि मापने से समय के साथ जनसंख्या के रुझान में विस्तृत जानकारी मिलती है। बताओ, हाँ हाँ गलत है, इसके पहले तो दोनों सही बता रहे थे। ऑप्शन सी बताया था, सी बताया था ना। देखो सुनो, केवल निरपेक्ष संख्या, हम बता दें कि भारत की पॉपुलेशन 5 बिलियन है और उसका एब्सोल्यूट टर्म है 5 बिलियन, एब्सोल्यूट टर्म है ना। हमने नहीं क्लासीफाई किया कि एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना धन नहीं है, कौन पिछड़ा है, कौन वो है। तो उस केवल निरपेक्ष जनसंख्या से जनसंख्या वृद्धि मापते समय जनसंख्या रुझान का विस्तृत जानकारी मिल रहा था। क्या विस्तृत जानकारी मिल रहा था? विस्तृत जानकारी तो हमने उसको क्लासिफाई किया, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिक वीकर और जो इकोनॉमिकली वो है क्रीमी लेयर, ये सब मैंने क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन किया। केवल एब्सोल्यूट टर्म में हमने उसका मेजर करने से हमको इंसाइट नहीं मिला है। हमको इंसाइट कैसे मिला है? जब मैंने उसका क्लासिफिकेशन किया है। बिना क्लासिफिकेशन केवल एब्सोल्यूट टर्म से जनसंख्या की विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी सर। तो ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ो, ये इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ बी, ये वाला, ये तो पता है। ये देखो ऑटोमोबाइल्स और हमारा शिप बिल्डिंग, ये हमारे क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज। किसका पार्ट है ये? किसका पार्ट है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। और इसके पहले वाला किसका था? ह्यूमन ज्योग्राफी। देख लो सारा कुछ घूम घाम के कहाँ जा रहा है तुम्हारा? इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कहाँ जा रहा है? ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी था और साथ में ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इन सब के बारे में घूम फिर के हाँ इंडियन ज्योग्राफी से आया। बताया तो वही मिनरल वाला आया नहीं था इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में कई चीज़ें, इंडियन ज्योग्राफी में क्या वो फॉर्मेशन नहीं होता है, केव फॉर्मेशन नहीं होता है, कास्ट टोपोग्राफी नहीं बनती है, इंडियन ज्योग्राफी में नदी मियांडर नहीं करती है। तो वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट जो इंडियन ज्योग्राफी में है, इंडिया भी तो पूरे वर्ल्ड का पार्ट है। तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में वो चीज़ें इंडिया में भी पाई जाती, गॉर्ज, कैनियन, डेल्टा, ये सब भी तो इंडिया। ये हो गया ना। ये सब हमारे क्या है? सिलाई मशीन और ब्रेस पॉइंट क्या है? क्या है ये? लाइट वेट। बिजली बल्ब, फ्यूज, घड़ी, ब्रेस बेंट, ये सब क्या है हमारा? लाइट इंडस्ट्रीज। ये दे दिया है हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में और लाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। हैवी इंडस्ट्रीज देखो, डिफरेंस देख लो, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट। हैवी इंडस्ट्री में कैपिटल, पैसा ज़्यादा चाहिए। कैपिटल में क्या क्या होता है? लैंड, लेबर एंड लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उद्यमिता चाहिए और क्या चाहिए? कितने फैक्टर होते हैं? तो चौथा कौन सा है? कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। पूंजी और लेबर और क्या? कैपिटल, पूंजी हो गई और क्या? एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता और लैंड, भूमि। तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? उत्पादन के कितने कारक? 4 कारक। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे ज़्यादा कैपिटल चाहिए हैवी इंडस्ट्री के लिए, हैवी मशीनरी चाहिए और यूज्ड बल्कि रॉ मटेरियल, बल्कि रॉ मटेरियल यूज होगा और प्रोड्यूसेस द कैपिटल गुड, पूंजी रूपी गुड उत्पन्न होगा। ठीक। और हाई पावर क्या होगा? हाई पावर यानी कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट हैवी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होगी। मोर लैंड रिक्वायर्ड और एग्जाम्पल स्टील प्लांट। और लाइट वेट इंडस्ट्री में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल मशीनरी यूजेस लाइट वेट रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं उनको क्या कर रहे हैं? कैपिटल। और कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ब्रेड,
क्या है, कंज्यूमर गुड है। जैसे सिलाई मशीन कंज्यूमर है, नहीं सिलाई मशीन एक्स्ट्रा क्या कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है दूसरे चीज़ में। कपड़ा हमारा क्या है, कंज्यूमर है, वो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ब्रेड हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेड का बनाने के लिए कोई मशीन होगी, कपड़ा सिलने के लिए कोई मशीन होगी, तो वो हमारी कौन सी मशीन है, कैपिटल। लेस लैंड रिक्वायर्ड होता है, एग्जाम्पल टेक्सटाइल एंड मिल्स। देखो ऑप्शन बी सर। हाँ बी। पढ़ाया था जब मैंने बताया था, क्या नाम है, कि जो हमारा खादर और बांगर वाला नेचुरल लिव वाला भी बताया था, और जब लैंड फॉर्म हो रहा था तब भी मैंने बताया था नेचुरल लिव। तो नेचुरल लिव का किससे रिलेटेड है, रिवराइन लैंड फॉर्म है, ठीक। तो रिवराइन लैंड फॉर्म में मैंने बताया था आपको कि जो रिवराइन लैंड फॉर्म होता है उसमें लीव्स बनते हैं, और मैंने डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों क्लासिफाई करके नेचुरल लीव्स नाम का उसमें एक वो ऐड किया था। पूरी लिस्ट देखो, अब भी जाके देख लोगे, अब भी उस लिस्ट में है। तो नेचुरल लीव किससे एसोसिएटेड है हमारा, किससे रिलेटेड है, रिवराइन लैंड फॉर्म से, रिवराइन लैंड फॉर्म से। और ये कोस्टल लैगून्स, कोस्टल लैगून्स, कोस्टल लैगून किससे बनेगा, ओशन वाले, जो ओशन करंट से वो कोस्टल लैगून निर्माण होता है। ग्लेशियल वैलीज किससे, ग्लेशियल लैंडफॉर्म से। एरिड डिजर्ट, विंड कहाँ पे, डिजर्ट रीजन में। ये एक्सप्लेनेशन है। रिवर का सोर्स दिया है, ट्रिब्यूटरी है ये, इसकी ट्रिब्यूटरी मेन स्ट्रीम की, और कॉन्फ्लुएंस जहाँ पर रिवर मिलती है, और आगे ये मियांडर होती है इस अपने कहाँ पे, जब अपने ये युवा अवस्था में होती है, मियांडर करती है, यानी कि सर्पाकार घूमती है, और जब ये मियांडर कट के एक किनारे हो जाता है तो उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक। और माउथ के सामने जो बनाती है उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेल्टा। और यही नदी अगर किस साइड, वेस्ट वाले साइड जाती तो क्या बनाती, एस्चुरीज, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखो उससे रिलेटेड मैंने और भी, जैसे ग्लेशियल से रिलेटेड लैंड फॉर्म क्या होते हैं, ड्रमलिन्स, एस्कर, ठीक। लिव किससे रिलेटेड होता है, रिवर से। बताओ ऑप्शन डी सर, 1 2 3 तीनों। ये भी पढ़ाया है मैंने, इस 10 दिन में पढ़ाया है ये कि नहीं। जब मैंने लैंड फॉर्म्स पढ़ा रहे थे तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल दोनों बताए थे। तो इरोजनल और डिपोजिशनल में मैंने मशरूम शेप्ड रॉक बताया था, ऐड भी था। ये किससे रिलेटेड है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, विंड इरोडेड, विंड द्वारा इरोड करके बनाई गई स्थलाकृति, विंड के द्वारा काट के बनाई गई स्थलाकृति। मशरूम होता है क्या, मशरूम होता है क्या, और फ्लैट टॉप्ड रेडियल हिल्स और रिजेंबलिंग टेबल सरफेस, क्या होता है ये, होता क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इसको पेडेस्टल बोलते हैं। बूटे भी, हाँ ऐसी ही होती है, अभी दिखा रहा हूँ। रॉक रेमिनेंट्स स्टैंडिंग एज अ आइसोलेटेड पेडेस्टल, ये होता है जो तुम बता रहे हो, वो अलग अलग टूट के। और ये जो होता है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये हमारा क्या है, जो 1 मिनट में उसमें दिखाता हूँ यार। देखो कुछ इस तरीके से होता है, वो देखो इस तरीके से होता है, और ऐसे इसके किनारे किनारे वो होता है। इसको क्या बोलते हैं, बूटे बोलते हैं शायद, बूटे बोलते हैं ना। और डिजर्ट में ही बनता है बूटे। और जो हमारा इस तरीके से होता है वो क्या होता है, हमारा मशरूम। और जो हमारा थोड़ा सा ऐसे मशरूम शेप में ही होता है, लेकिन हल्का सा उसमें क्या होता है, उस तरीके से होता है। उसको ये तुम जो बता रहे हो पेडिस्टल ना, वो वाला होता है, ये वाला, ठीक है ना। तीनों किससे रिलेटेड हैं, विंड से इरोडेड द्वारा, तीनों विंड के द्वारा इरोड करके बनाई गई स्थलाकृतियां हैं, ठीक। और कहाँ पाई जाती हैं, मोस्टली रेगिस्तान वाले एरिया में, ठीक। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये मैंने ऐड कर दिए। एलोइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोइन, क्या, किसको, विंड द्वारा बनाया गया। और जो रिवर द्वारा, फ्लूवियल, तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म और एवोलियन, ठीक। तो ये हमारा इरोजन करके बनाया गया, हवा के द्वारा इरोड काट के, और ये हवा के द्वारा डिपोजिट करके, हवा पानी के द्वारा डिपोजिट करके। चलो बताओ, दामोदर वैली, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, दामोदर वैली। ये बताओ, कोयले के लिए वो फेमस थी, ठीक। बी बी
हाँ Option B, sir. बी। हाँ बताओ, समझ इसमें कोई दिक्कत है? पेरिनियल मैंने रिवर सिस्टम पढ़ाया था, दोनों बताया था। पेरिनियल रिवर और एक और कौन सी, ये पेरिनियल भी बताया था, और हिमालयन रिवर जो हमारी पूरे समय तक रहती हैं, और साथ में ये भी बताया था डिफरेंस की, जो हमारा ये बताया था कि जो पेरिनियल रिवर होती हैं वो क्या होती हैं 12 महीने, और जो हमारी ये प्लेट्यू वाले रीजन पे होती हैं सीजनल रिवर्स, वो सीजन वाइज फ्लो होती हैं। ठीक, तो ये मैंने बताया था। ये कह रहा है स्ट्रीम्स एज पेरिनियल एंड फ्लो ईयर राउंड, क्या ये पूरे ईयर फ्लो करेगी? डेजर्ट में कोई ऐसी रिवर है जो पूरे साल बहेगी? तो गलत हो गया ना, बोल रहा है ना डिस्क्राइब वाटर बॉडीज इन इंडियन डेजर्ट, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम डिसअपियर इनटू सैंड, जैसे लूनी क्या करती है, सैंड में डिसअपियर हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। एक बार यहाँ देख लेना, कथन कौन से कथन करते हैं या सही करते हैं ना, सही के बारे में समझ लेना। कभी कभी यही नहीं लिख देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो अगला बताओ। Option B होगा। हाँ B. बी, C में बताओ। बताइए। चट्टान खिसकने, यानी कि चट्टान खिसकना किसको बोलते हैं? रॉक स्लाइड। पहले ही अभी पीपीटी में आगे बता के आया हूँ रॉक स्लाइड क्या है। रॉक स्लाइड चट्टानों के खिसकने के बारे में। अफेक्ट्स ओनली क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रॉक। क्या मतलब है इसका? इट्स स्लोअर देन द रॉक फॉल। रॉक फॉल जानते हो जो कैसे होता है? वर्टिकल मूवमेंट होता है, रॉक फॉल बोलते हैं। इन्वॉल्व्स द बैकवर्ड रोटेशन, स्लंप होता है, बता क्या है ना। अफेक्ट्स द मटेरियल टू कंसिडरेबल डेप्थ, कंसिडरेबल डेप्थ तक ये अफेक्ट करता है क्या? अब स्लाइड होगा, क्या कह रहा है? रॉक स्लाइड यानी कि क्या कर रहा है? सरक रहा है, तो क्या बहुत डेप्थ तक अफेक्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज स्लोअर देन द रॉक फॉल। भाई स्लाइड फॉल से तो स्लो ही होगा, वैसे भी पता चल रहा है ये स्लाइड कर रहा है और ये फॉल कर रहा है, तो स्लो अपने आप ही बोल रहा है। ये बताओ कौन है भैया? हाँ आप तो हम लग रहा है आप हाँ आप पहले ही निपटा के आई हैं। हाँ पेपर ये लोग लीक किए हैं। बताओ भैया, बताओ इसका क्या है? कह रहा है विच ग्रुप कंटेन्स द नॉन फेरस मेटालिक मिनरल, यानी कि फेरस यानी कि आयरन नहीं होना चाहिए। पहले में क्या है? फेरस आयरन, यानी कि वो नहीं होगा। और क्या है इसमें? पहला ऑप्शन तो नहीं होगा ना, डी बी। हाँ आप लोग बताइए कौन सा होगा? इंडिया में किसका प्रोडक्शन कम होता है? विच वन ऑफ द कंटेंट नॉन फेरस मिनरल दैट आर स्केयर इन इंडिया, मतलब कम है इंडिया में, स्केयर है, रिसोर्स इसका कम है। इनमें से किसका कम है? अभी मैंने किसका किसका दिखा के डी Option B, sir. डी बी बी ना, हाँ बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इंडिया का जो प्रोडक्शन है ना कॉपर जिंक और लेड में, वो क्या है? मिनिमम है इंडिया में। उसका मतलब रिसोर्स क्या है? स्केयर है, कम रिसोर्स है, स्कार्स है, उसकी स्कार्सिटी है। देखो बताओ इस क्वेश्चन को, बताओ, देखता हूं कौन बताता है। इसके लिए माइंड भी चाहिए। सर ये होगा, ये हाँ सर ये होगा, ए ऑप्शन, ये ए चार गलत है। तो और बताओ आप लोग क्या बता रहे हैं? हाँ ये कौन सा होगा? पढ़ लिया है पहले? पढ़ लिया है क्वेश्चन कि नहीं पढ़ा है? चौथे की वजह से सब एलिमिनेट कर दिए।
तो ए, आप बताइए आप लोग कौन सा होगा? हाँ ए होगा। आप लोग बताइए, क्या आप लोग पढ़ लिए कि नहीं? समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? कि वही वो वाला हाल हो गया जो एक उसमें बोलता है बड़ा डायलॉग बहुत खतरनाक लेवल का कि हल्दी में मिट्टी, मिट्टी में हल्दी, तो कुत्ता कहाँ गया, ऐसे बोल रहा था वो। तो इसमें कैसा तो नहीं लग रहा है? मैं बताऊं, आप लोग क्लियर? एक ही है, ए ऑप्शन बोल रहे हैं। चलो अब आगे समझते हैं। सुगर केन्स सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। शुगर केन में, गन्ने में जो उसका शुगर केन का सुक्रोज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान घट जाता है। बताओ यस या नो? बताओ भाई। हाँ आप बताइए, आप बताइए। होता है कैसे? यस होता है, पता नहीं है कैसे होता है। गन्ना सूख जाता है, एग्जैक्टली बहुत अच्छा। गन्ना सूखता है, जब काट के रख दिया जाता है तो सूखेगा, उसके अंदर का पानी का क्या होगा? इवेपोरेट होगा, तो सुक्रोज उसका क्या होगा? डिफरेंट होगा। भाई क्या कह रहा है? सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के समय डिक्रीज होगा। तो क्या होगा? पहला सही। तो जिसमें पहला नहीं होगा वो ले। कौन था सी वाला? अब बताओ दूसरा। शुगर इंडस्ट्रीज सीजनल, सीजनल है क्या? सीजनल है? शुगर इंडस्ट्री सीजनल नहीं है भैया। गन्ना क्या पूरे साल पैदा होता है क्या? हाँ बताइए, सीजनल है ना? शुगर केन एक पर्टिकुलर सीजन में मिल चलती है ना गन्ने की, हमेशा तो चलाओगे नहीं, क्योंकि शुगर केन पैदा हो भी तो होना चाहिए। तो शुगर केन क्या, शुगर इंडस्ट्री, देखो यार सामने देखिए, शुगर इंडस्ट्री क्या है हमारी? सीजनल है ना? सीजनल गन्ना हर साल लगातार थोड़ी ना होता है, एक पर्टिकुलर ईयर में होता है और एक पर्टिकुलर टाइम में होता है। तो उस इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? तो अब जिसमें दो नहीं होगा वो खत्म। कौन था ये वाला? कौन कौन था ये वाला? हो गया साहब। चलो अगला बताओ, अगला भी पढ़ो। अगला देखो भाई, इंडस्ट्री इज अनसस्टेनेबल फॉर द कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्री सुटेबल नहीं है क्या? सुटेबल है? हाँ। तो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है या गलत है? गलत है भाई। कोऑपरेटिव में तो कोई भी इंडस्ट्री चला लो, सबसे अच्छा होता है इंडस्ट्री को रन करने का कोऑपरेटिव। यानी कि इतने लोग मिल गए और एक शुगर इंडस्ट्री खोल दिए तो बढ़िया नहीं रहेगा। मैं अकेले चलाऊं, इससे अच्छा है कि सब लोग मिलके चलाएं। हाँ कौन सा? एफपीओ। एफपीओ किससे रिलेटेड? कोऑपरेटिव किसे बोलते हैं? कोऑपरेटिव होता है जब हम कई लोग कोऑपरेट करके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रन करते हैं। हाँ तेज बोलिए, तेज। हाँ कमेटी के अकॉर्डिंगली रन होता है, कई लोग मिलके उसको रन करते हैं। तो क्या शुगर इंडस्ट्री को कोऑपरेटिवली रन नहीं किया जा सकता क्या? किया जा सकता। तो भैया ये गलत। तो जिसमें 3 नहीं है, इस दोनों में 3 नहीं है, तो अब अगला पढ़ना पड़ेगा। मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है शुगर का। शुगर किसका प्रोड्यूस करता है? मिल्स कहाँ पे हैं? अरे शुगर केन और शुगर में डिफरेंस होता है, पता है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ऑप्शन क्या होगा? हाँ सही है क्या? ये चौथा सही है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। ये भी गलत। अगर 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन 2 इसमें वैसे भी नहीं था, तो ये गलत हो जाता। क्लियर? साफ है कि साफ है? ऑप्शन सी सर। देख लेना कौन सी, बताओ। सी। पढ़ाया था मैंने या नहीं? पढ़ाया था मैंने। बताया था ना कन्वेक्शन रेनफॉल, बताया था ना कन्वेक्शनल रेनफॉल, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ। तो है कहीं पे वर्टिकल? ये कौन सा रेनफॉल होता है? ओरोग्राफिक। और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में आने वाली नम हवा, ये कौन सा होता है? ध्रुवीय क्षेत्र में
हाँ, फ्रंट वाला भी होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाली नम हवा जो हमारे सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, वो कब होता है? फ्रंट फॉर्मेशन से भी वो होता है। ठीक, ऊपर से आने वाली हवा या गर्म होने वाली फिर ठंडा होना, इसे क्या कहते हैं? हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेज एंड कूल्स। तो ये हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वर्टिकल मूवमेंट हो, यानी कि हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेज, राइज करेगी, इसका मतलब मूवमेंट क्या होगा? वर्टिकल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होता है हमारा? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। बताओ, पढ़ाया था ना? आया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए सर। हाँ, ऑप्शन मिड ओशनिक रिज मैंने बताया था। कैसी प्लेट बन रही थी वहां पे? प्लेट बाउंड्री कौन सी थी? ओशन और क्रस्ट, दोनों ओशनिक थी यार, दोनों ओशनिक थी ना। मिड ओशनिक रिज अटलांटिक वाले में, तो हमारा मिड ओशनिक रिज में एक ओशनिक क्या हो रहा था? ओशन डाइवर्जेंस, ओशन डाइवर्जेंस हो रहा था। ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी। मेरियाना ट्रंच कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि जो हमारा फिलिपीनी प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, उसके बीच में क्या हो रहा था? कन्वर्जन हो रहा था। अब पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही थी, पैसिफिक प्लेट ही नीचे जा रही थी क्योंकि वो ओशनिक प्लेट थी, और ओशनिक प्लेट हमेशा नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया था कि मेरियाना ट्रंच में जो हमारा ओशनिक प्लेट है और कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उनका क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। और सैन एंड्रियास फॉल्ट बताया था मैंने, सैन एंड्रियास फॉल्ट भी दिखाया था मैंने। कहाँ पे था ये? नॉर्थ अमेरिका में, हाँ, और पैसिफिक ओशन साइड। तो कौन, ये क्या था? कॉन्टिनेंट ओशन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था, यानी कि आगे पीछे बताया था कि नहीं? याद है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट? एक ये सोचो क्वेश्चन आया है, और मैं क्वेश्चन आज देखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन पहले देखा था, पढ़ाया बाद में था। मैंने पढ़ाया पहले है और आज मैंने क्वेश्चन निकाला है उसमें से। ठीक, तो ये क्वेश्चन आए हुए थे, मुझे खुशी हो रही थी क्वेश्चन देख के कि मैंने पढ़ाया तो आए हैं क्वेश्चन। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट हमारा क्या था? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। डाइवर्जेंट में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, कन्वर्जेंट में एक दूसरे के पास आती हैं, ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के समांतर गति करती हैं। ठीक, तो ये तीन प्रकार के प्लेट मूवमेंट हमने बताए थे और एग्जाम्पल्स भी बताया था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। पहला क्या है? डाइवर्जेंट, दूसरा क्या है? कन्वर्जेंस, तीसरा क्या है? ट्रांसफॉर्म। तीनों पढ़ाया था मैंने। किसने दिया था उस थ्योरी को? मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने। बताओ। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ऑब्जर्प्शन ऑफ यूवी एंड एक्स रेज। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फीयर? हमने बताया था कि किस रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, किस में डिक्रीज करता है, बताया था कि नहीं? तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि जो हमारा आयनोस्फीयर है उसमें टेम्परेचर किस रीजन से होता है? वो यूवी और एक्स रेज को क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या होता है? क्योंकि उसमें आयन होते हैं, और एक्स रेज और यूवी रेज को वो क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, हो गया भैया, इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के लेवल क्या थे? अच्छे थे ना क्वेश्चन? स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वाले कम थे? अभी कितने क्वेश्चन कराए हमने? कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन थे। अब सुनो तो, हाँ, मॉडरेट टू हाई है। अब जिसे लगता है कि जो रिसोर्स जिन्होंने पढ़ा है उससे सॉल्व हो रहा है, तब तो उस रिसोर्स को दोबारा उठाना, नहीं तो जैसे कूड़ा हर रोज निकालते हो ना, वैसे ही उस रिसोर्स को निकाल के बाहर करना है। वो रिसोर्स कोई भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अगर वो रेलिवेंट नहीं है टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग, तो उसको उठाओ, ले जाओ, कहाँ रखो? कूड़ेदान में रखो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन को देख के आपको शौक नहीं लग रहा है कि यार ये कहाँ से आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन कहाँ से आए? ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ के जाना। मिनरल्स, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में टोपोग्राफी वाला चैप्टर तो जरूर करके जाना। ठीक, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाले भी को भी करना है, तो वो चीज़ें हमने कराई दी है। अब करना है सबसे ज़्यादा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पर फोकस और इकोनॉमिक। ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम पर बुक में चैप्टर ही नहीं रहता है, मैंने देखा है।
जो सो कॉल्ड अभी बुक है ना, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का चैप्टर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो समझ लो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये लेवल है एग्जाम का। अब डिसाइड कर लो कि कैसे पढ़ना है। और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, आप लोगों को खुद जो क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे थे उन्हें पता होगा। थे या यस या नो क्वेश्चन थे ना पीडीएफ में। और मैं सच बता रहा हूँ, अपनी विद्या मतलब क्या बोलूँ, मैंने क्वेश्चन अभी तक पहले आज देखा हूँ मैं क्वेश्चन ज्योग्राफी के, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। कुछ लोग हो सकते हैं ना कि क्वेश्चन पहले से देखे हों और फिर उसको अपने पीपीटी में इंक्लूड करके पढ़ा दें, तो ये लगे कि सारा पीपीटी से सर के आ गया, तो उस कन्फ्यूज़न में मत रहना। ठीक, मैंने वो चीज़ नहीं की है, मैंने पहले पढ़ाया है फिर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज से ज्योग्राफी का आपका मैंने पूरा द एंड किया है। 180 घंटे का कंटेंट 15 घंटे में डिलीवर किया है। ठीक, थैंक यू। आप हाँ पार्टी वो तो आप लोग देंगे ना यार, इतना मेहनत करके देख रहे हो, बिना माइक का चिल्ला रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है कि माइक भी याद कर चलाना है। 50% मेहनत आप ही करें, 100% हम इधर सर बैठे। हाँ, नहीं सच में आप लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत करते रहिए ऐसे। हाँ, इसके बाद इकोनॉमी। ठीक, कल से इकोनॉमी प्रारंभ कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ के आओ। डरना नहीं है इकोनॉमी से, समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे क्या है कैपिटल गुड, क्या है ये कंज्यूमर गुड्स के टाइप, एम्प्लॉयमेंट, और जो हमारा 91 में रिफॉर्म हुआ था वो सेंसस वाला चैप्टर, और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन, ये क्या होते हैं, और जो हमारा ये 5 ईयर प्लान था ये पढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, डिफरेंसेस देखेंगे इसके बीच में। और जो हमारा बजट वाला है, बजट को पर्टिकुलर देखेंगे। बजट के साथ साथ और क्या पढ़ेंगे, ये जो हमारा फाइनेंशियल, ये सब तो पढ़ा दिया था ना उस वाले पॉलिटी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, ये सब तो उसमें पढ़ाया था। तो इसमें वो चीज़ नहीं कवर करेंगे, यहाँ पे वही बजट करेंगे। बजट के साथ साथ क्या बताएंगे, बैंकिंग वाले सेक्टर में जो बैंकिंग से रिलेटेड SLR होते हैं, SSR होते हैं और मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटीज़ होती है, इन सब के बारे में बताएंगे। बैंकिंग खत्म होगा, मुद्रा वाला, मनी वाला चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, वो ख़त्म करेंगे। तो मतलब ओवरऑल इतना दे देंगे आप लोगों को कि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करके आओगे। समझ रहे हैं? ठीक, तो इकोनॉमी चालू करते हैं कल से। ठीक है, तो कल से इकोनॉमी के लिए तैयार। हाँ, करंट अफेयर, इसके बाद जो चैप्टर होगा करंट अफेयर सोच रहे हैं लास्ट में रखें, जिससे ना रिवीजन पढ़ के जाओ, एग्जाम में उगल के सीधा आ जाओ। कोई मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद करके न रखना पड़े करंट अफेयर। कुछ कह रहे हैं क्या आप? हिस्ट्री कराएंगे भैया, हिस्ट्री को जहाँ ले जाएंगे ले चलेंगे उसको, करंट अफेयर के पहले ही करा देंगे। इसके बाद हिस्ट्री को कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इकोनॉमी के बाद, इकोनॉमी के बाद हिस्ट्री कर लेते हैं। ठीक, हाँ सर 20 दिन मिल जाएगा, मैं कर दूंगा इसके भी। कर लो 20 दिन मिल जाएगा, ख़त्म करो। स्टैटिक करंट साथ रहेगा, स्टैटिक करंट साथ। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। इको की कितनी क्लास होगी? हाँ, इको की 10 ही क्लास होंगी, 10 भाई। हाँ, 4 क्लास में नहीं पढ़ो, इकोनॉमी जरूरी है। सुनो तो इकोनॉमी का, सुनो पहले बात सुनो। जो कल चैप्टर्स बोल रहा हूँ, इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने वो सेशन लिया था, उस सेशन में आप लोगों को वेटेज दिखाया था, तो इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट वेटेज बढ़ा था। ज्योग्राफी से ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के जैसे ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन थे। तो याद रखना, इकोनॉमी हैव बीन बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो बी प्रिपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इकोनॉमी करेंगे, होलिस्टिक कवरेज करेंगे, 10 दिन में अच्छे से कवर करेंगे। और इकोनॉमी में मुझे भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समझाना मेरे लिए बड़ा टिपिकल टास्क होगा इकोनॉमी में, लेकिन समझ में आएगा। पहले से माइंड में ये मत रखना कि वो कठिन होता है। ठीक, अगर ये रखोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। इसको अपलोड कर देंगे, तीनों PDF मिल जाएंगे, उस दिन की भी, कल की भी और आज की भी। ठीक है, धन्यवाद।